हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्यस यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम केमिस्ट्री का 2024 का जो पेपर है, एग्जाम है, उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पेपर डिस्कशन जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये हमारा जो सेट है वो है सेट नंबर 256 2/2। ठीक है, ये सेट है हमारा। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO3 2 नेगेटिव विद MnO4 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपका DF ब्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, DF ब्लॉक में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट की जो है वो जब हमने उसकी प्रिपरेशन करी थी तो उसमें हमने उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी देखा था। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूँ तो इनमें से क्या जो है वो फॉर्म होगा, इसके साथ रिएक्शन करूँ तो क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ से आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। कैसे? लाइक देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 है, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। ठीक है, -2 का चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा -6, और ये माइनस मतलब इसके ऊपर सल्फर के ऊपर जो है वो 4 का चार्ज होगा। अब आप देखो यहाँ पर किसमें ऑक्सीडेशन जो है सल्फर की वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पर तो ये 2 है तो मतलब +4 होगी, ये तो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, इसकी देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर क्या है -2, और ये मतलब -2 आएगा, -8, -2 की ये कितनी आएगी आपकी +6, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। Therefore, B is the correct answer of this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन आपका ये जो है कंपाउंड, ये जो कॉम्प्लेक्स है इन द अबव कॉम्प्लेक्स, इसमें हमने कोबाल्ट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लिगेंड्स जो है वो हमारे सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो अब देखिए आपका लिगेंड कौन है, EN कितने हैं आपके पास 3। तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लगा के आना है, बिकॉज आपका जो EN है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो है वो 2 का चार्ज होगा, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, दोनों साइड से ये अटैच हो सकता है, बाइडेंटेट लिगेंड दो तरफ से। ठीक है, इथेन 1,2 डायमाइन है ये, तो इसमें आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विल बी 6। ठीक है, ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू में वो आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज नॉन आयोनाइजेबल। कौन सा कॉम्प्लेक्स है इनमें से जिसको आप आयोनाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आयोनाइज किसको नहीं कर सकते हो, आयोनाइज उसको नहीं कर सकते जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 चार्ज हो, मतलब न्यूट्रल स्फीयर को हम आयोनाइज नहीं कर सकते। तो अब आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपके पास ये है Cl, मतलब अमोनिया जो होता है ये इसके ऊपर तो 0 का चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड है ये आपका। यहाँ पर -1 है, और ये वाला जो आपका है ये +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर लेगा, तो यहाँ पर +3 और ये मल्टीप्लाई करके -3, तो इस पे अल्टीमेट चार्ज कितना आएगा 0, मतलब ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं ये हमेशा नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड होते हैं। देयरफॉर यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है इन चारों में से। अब आपको पता है बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। पहले तो बेंजीन रिंग के साथ अगर आपके पास फर्स्ट कार्बन जो लगा है इसको आप बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ पहला कार्बन जो अटैच है उसको बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब बोल रहे बेंजाइलिक हैलाइड चाहिए, मतलब बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर ही क्या होना चाहिए, कोई हेलोजन लगा होना चाहिए। इसके XYZ आगे नहीं लगना है, मतलब कि यहाँ पर आपने लगा दिया एक कार्बन और फिर उसके आगे हेलोजन लगा रहे हो तो वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये बेंजाइलिक कार्बन है, ये उसके नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, बेंजाइलिक हैलाइड ये नहीं होगा। तो डायरेक्टली कौन सा अटैच है, देखिए ये वाला डायरेक्टली अटैच है। देयरफॉर C1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये पूछ रहा है फिनोल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मिथॉक्सीफिनोल एंड मिथाइलफिनोल, मतलब इन चारों में से फिनोल किससे कम एसिडिक है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो मिथाइलफिनोल है, मिथॉक्सी है, ये डोनर्स है, बट ये जो नाइट्रो है, नाइट्रो ग्रुप इज द विड्रॉइंग ग्रुप है ना। आपको पता होगा नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, फिनोल और साथ में ऑर्थो है, तो यहाँ फिर पैरा पोजिशन पे नहीं लगाओगे आप, ऑर्थो पोजिशन पे लगाओगे। ठीक है, अब ये जो है ये विड्रॉइंग ग्रुप होता है आपका, तो ये जो है वो लेस स्टेबल होगा। देयरफॉर ये जो है ये फिनोल से कम एसिडिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको अगर मैं HI के साथ ट्रीट करूं तो कौन सा जो है वो कंपाउंड बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है ये टर्शरी कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है ये 3 डिग्री है,
और 3 डिग्री कार्बन जो है वो हमेशा यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और 3 डिग्री कार्बन जाएगा आपका I के साथ और जो H है वो आपका जाएगा जो पीछे आपका बच गया उसके साथ। तो ये बन जाएगा आपका CH3OH, है ना, तो ये वाला और पीछे I ये वाला, तो मतलब A1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन जो है वो इनके करेक्ट आंसर जो है वो ये है। नेक्स्ट आ गया आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस्पिरिन इज फॉर्म्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, इन चारों में से बोल रहा है कि अगर मैं एसिटाइलिन करूं इन चारों में से किसी एक की, तो एस्पिरिन जो है वो किससे बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने जब भी जो है एसिटाइलेशन करनी है तो आप कैसे करोगे। एसिटाइलेशन में आप क्या करते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसको रिएक्ट करवा देते हो किसी के साथ भी। अब अगर मैं देखो यहाँ पर एस्पिरिन की फॉर्मेशन करनी है और एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, दिस वन। ठीक है, ये आपका एस्पिरिन का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से जरा, यहाँ पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ एक और ग्रुप जो है आपका वो अटैच हो गया है। ठीक है, जो ग्रुप कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। अगर हम इसको खोल के लिखें एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो ये कैसे आएगा, ये इस फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में आएगा ये, और यहाँ से ये टूटा और यहाँ से टूट के ये कोई भी आपके पास जो ऐसा कुछ बेंजीन था, ऐसा कुछ आपके पास जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ से जाके इस पे जुड़ा है। तो मतलब कि आपका जो सेकंड पोजीशन है वहां पर भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ से ये टूटा तो यहाँ से कुछ निकलेगा जो वो इसके साथ जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं, फिनोल तो होगा नहीं क्योंकि फिनोल में तो OH ग्रुप होता है। ठीक है, थालिक एसिड जो है यहाँ पर COOH मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बेंजोइक में एक ही ग्रुप होता है, ये भी नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सैलिसिलिक एसिड होगा क्योंकि यहाँ से OH निकल के इसके साथ जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। सो एस्पिरिन हमें कब मिलेगा, जब हम सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि जो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है 2 लिक्विड्स का, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कब जो है वो ज्यादा हो जाएगा उन दोनों से। कब ज्यादा हो जाएगा, कौन से केस में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस होते क्या हैं, एजियोट्रोपिक्स होते हैं जिनके पास जो है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो। बेसिकली हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, बट एजियोट्रोपिक के अंदर फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मिक्सचर्स के आ जाते हैं। ठीक है, अब ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा रॉल्ट लॉ पे बेस्ड है। सो बेसिकली जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो सोल्यूशन से ज्यादा चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पे होगी नेगेटिव डेविएशन। और अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन से लो चाहिए तो वहां पर क्या होंगी आपकी पॉजिटिव डेविएशन। सो इसका आंसर जो है वो करेक्ट है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuCl2 क्या चीज जो है वो कैथोड पे लिबरेट होगी या नोड पे लिबरेट होगी। अब देखिए ये आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का क्वेश्चन है जो हमने 3rd चैप्टर में करी थी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी जो है वो क्या बोलती है कि जब भी आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, आपका जो है वो कैथोड के ऊपर या कॉपर या H2 जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अंदर जो हाइड्रोजन है उसके बाद में कॉपर आ रहा है, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस इजीली हो जाएगा, मतलब कॉपर आपका कैथोड पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ period of a first order reaction is this one and the rate constant K इसका क्या रहेगा। बोल रहे कि आपको हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू जो है वो दे रखी है, तो बताओ कि K की वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब आपको पता है कि हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वो क्या होता है, बहुत इजी MCQs जो है ना वो यहाँ पर थे, 0.693 डिवाइड बाय K। ठीक है, अब देखो हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू तो आपको दी हुई है, तो आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, यहाँ जब आप 0.693 के ऊपर 3 से डिवाइड करोगे आप इस टाइम को, तो आपके पास जो है वो कुछ 0.0 समथिंग जो है 0.005 के अराउंड आपका जो है वो ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0225 the mole fraction of the solute is। ठीक है,
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग जो है वेपर प्रेशर की, मतलब पीए नॉट माइनस पीएस डिवाइडेड बाय पीए नॉट, ये किसके इक्वल होती है? ये आपकी होती है एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी, ठीक है। और ये चीज क्या है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो अगर उससे रिलेटिव लोअरिंग वगैरह की वैल्यू जो है वो आपको इतनी दे रखी है, तो फिर ये जो एक्सपी की वैल्यू वो भी तो इतनी होगी, मतलब कि यहाँ पर क्या है आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज दिस गिवन बाय दिस, मतलब रिएक्शन ये है और उसका रेट जो है वो इतना है। तो बताओ कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कब इंक्रीज होगी? जब मैं इन तीनों में से क्या चीज को इंक्रीज करूं या सबको इंक्रीज करूं, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आपको पता है रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों की कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर लो चाहे टेम्परेचर कर लो, सो ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये एमसीक्यूज आपके यहाँ तक खत्म हुए 13 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 3 असर्शन एंड रीजन, ठीक है। असर्शन एंड रीजन जो है ये मोस्टली बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है असर्शन रीजनिंग के अंदर। तो फर्स्ट पहले तो आपको ऑप्शन समझने कि आपको कौन सा ऑप्शन कब लगाना है, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि अगर आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट जो आपका रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, तब आपको ये लगाना है। और अगर असर्शन रीजन करेक्ट है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब आपको बी लगाना है। मतलब दोनों स्टेटमेंट्स अगर आपको करेक्ट मिलेंगी तो आपको ए या बी में से कोई एक ऑप्शन लगाना है, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। और अगर आपको दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत दिखती है तो फिर आपने ये लगाना है। अगर असर्शन सही है तो सी लगेगा और अगर असर्शन गलत है तो डी लगेगा, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। मतलब आप जो प्राइमरी अमाइंस है इनको आप गैब्रियल थैलामाइड से प्रिपेयर कर सकते हो। और जो इसका रीजन क्या दे रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो है वो करेक्ट है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ही हम गैब्रियल थैलामाइड से करते हैं प्रिपेयर। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर जो हमारा अल्काइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है थैलामाइड के साथ, इसीलिए प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ये दोनों जो है एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ये ए ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं रीजन यूरासिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड आरएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा कि यूरासिल बेस जो है वो आरएनए में लगता है ना, क्योंकि हमारे पास 4 बेस पेयर्स होते हैं। तो जो आपका एक होता है एडेनाइन, थायामाइन, ग्वानाइन एंड साइटोसाइन, ये 4 बेस पेयर्स होते हैं आपके डीएनए के अंदर। बट जैसे हम आरएनए में आ जाते हैं तो थायामाइन की जगह इस बार हमारे पास क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट रेप्लिकेशन जो है वो कभी भी आरएनए नहीं करता है, वो डीएनए करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो असर्शन हमारा ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और जब असर्शन ट्रू हो तो वहां पर आपको कौन सा ऑप्शन लगाना होता है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? assertion है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। और इसका रीजन आपको जो है वो दे रहा है कि डाइजोनियम सॉल्ट जो है एरोमेटिक अमाइंस के वो रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है वो कि डाइजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक अमाइन के ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक से। तो एलिफेटिक अमाइन आपको कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। और एरोमेटिक वाले कौन से होते हैं? जो आपके रिंग के अंदर हो, ऐसे होते हैं। सेकंड में आपको बोल रहे हैं कि जो एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक वो रेजोनेंस शो करते हैं, इसीलिए वो स्टेबल है। तो मतलब कि एरोमेटिक अमाइंस रेजोनेंस शो तो करते हैं, ये तो आपको पता है। बेंजीन रिंग जो है वो रेजोनेंस करता है, ठीक है। और रेजोनेंस के कारण ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल भी होता है। तो फिर डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक के तो रेजोनेंस शो करते हैं, ये तो सही है, ठीक है। बट एरोमेटिक रिंग्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं एलिफेटिक से, देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है आपका ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा आंसर? दिस विल बी डी, बिकॉज आपका रीजन ठीक है, असर्शन गलत है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट में बोल रहा है आपको कि ये जो अगर हम एसिटाइल ले ले तो वो लेस बेसिक होता है एनालिन से, और एसिटाइलेशन करते हैं अगर एनालिन की तो वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों ठीक, ये मतलब दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक ही हैं कि एनालिन जो है ये इससे कम बेसिक होता है, और ये दोनों जो स्टेटमेंट्स आपकी ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन लगेगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को सिर्फ ए और बी में होती है, जहां पर आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट होती है ना वो तो आप पहचान लेते हो कि ये गलत है, ये गलत है ना। बट ए कब लगना है और बी कब लगना है उसमें कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की। ये आपका हो गया सेक्शन नंबर ए, ठीक है।
अब आप ये जो एक्सप्लेनेशन है, पेपर डिस्कशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे +2 और +1 वाले दोनों बच्चों के लिए। +2 वाले देखें कि आपने गलतियां कहाँ की है, ठीक है, कहाँ से आपने जो है वो अपने चीजों को खराब करा है, ताकि आप, क्योंकि अभी आपके पास ये लास्ट नहीं है, ये नहीं है कि बोर्ड दे दिए तो बस खत्म। इसके बाद आपके जो डिफेंस एस्पिरेंट्स के बच्चे हैं उनके लिए एनडीए का पेपर आ रहा है अप्रैल में, है ना। और जो आपके आईआईटी जेई मेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट आ रहा है आपका। और जो नीट वाले हैं उनके लिए जो है वो मई में अटेम्प्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि पेपर करके आए और उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखो, अच्छे से उसको गलतियों को एनालाइज करो, ताकि आप नेक्स्ट जो कंपटीशन है उसमें ये गलती ना करो। और जो +1 वाले बच्चे हैं वो तो जरूर देखें इनको, ताकि वो आगे जो गलतियां सीनियर्स ने की वो ना करें और वो आगे अपने कंपटीशन को भी स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर बी। तो पहले तो बहुत ही सिंपल है, सेक्शन बी में बोल रहा है आपको डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो क्या टर्म्स है, पहले तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, दोनों आपका बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर वैसे ही आपका बहुत ईजी है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, देखो एक होते हैं नॉन एसेंशियल, एक होते हैं एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो है वो बॉडी हमारी उसको सिक्रीट नहीं कर पाती है, तो बॉडी के अंदर वो फॉर्म नहीं होते, तो हमें वो बाहर से अपनी डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके एसेंशियल एसिड्स, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हम बाहर से इनटेक करते हैं अपने फूड के, एक्सवाइजेड किसी भी चीज के थ्रू। और नेक्स्ट आ गया आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जिसमें आपके पास एक नाइट्रोजीनियस बेस हो, प्लस एक पेंटोस शुगर का ग्रुप हो, प्लस आपके पास एक फॉस्फेट हो, ठीक है। जिसमें ये तीनों चीजें होती है उसको आप बोलते हो ये न्यूक्लियोटाइड है, और जिसमें फॉस्फेट का ग्रुप नहीं होता उसको आप बोलते हैं ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो ये हो गया एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। एसेंशियल अमाइनो एसिड के कुछ आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते थे, जैसे वेलाइन हो गया, हिस्टिडाइन हो गया, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स which compound undergoes SN1 faster and easier, ठीक है। पूरे इन दोनों में से SN1 रिएक्शन को जल्दी से कौन करेगा और आसानी से कौन कर पाएगा, ठीक है। तो कौन सा जो है इसमें से इजीली SN1 करेगा, देखो SN1 आपका वो इजीली करता है क्योंकि SN1 जिसने तो मैकेनिज्म अच्छे से पढ़े होंगे उसको पता होगा कि SN1 में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म यूज होता है, और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। मतलब जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो इजीली SN1 करता है, ठीक है। अब यहाँ पे खुद ही देख लो, एक बेंजीन है और एक आपका सिंपल साइक्लोरिंग है। तो बेंजीन जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये वाला जो है वो SN1 जल्दी करेगा और दूसरा वाला जो है वो धीरे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका राइट द मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। इस रिएक्शन के अंदर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो जब भी आपका ब्रोमिनेशन आप करवाते हो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो इस केस में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, मतलब ये जो है Br ये आपका इस तरह से टूटेगा ऐसे, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से किसी भी मतलब एक पॉइंट से आप हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हो, और हाइड्रोजन जाके एक Br से जुड़ेगा और एक Br जो है आपका जाकर के वो यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका अब फर्स्ट, दोबारा ऊपर चला गया, जस्ट अ सेकेंड, इसके नीचे, हाँ ये, ओहो चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट दिस। अब रेट कांस्टेंट की ये वैल्यू दे रहा है आपको, ठीक है, के वैल्यू दे रहा है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम रिएक्टेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर इतने रेट कांस्टेंट से वो रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो वो 5 ग्राम से आधी होने में कितना टाइम लेगी, ठीक है। मतलब 5 ग्राम से वो 2.5 ग्राम के अंदर जाने के लिए कितना जो है वो टाइम लेगी। तो यहाँ पर तो आपको क्या करना था, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब कि आप यहाँ पर लगाते 2.303 के लॉग
ए नॉट ए, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ से क्या आ जाना है आपके पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाना है। के में आप क्या पुट करोगे, के में आप ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, रेट कांस्टेंट की, और यहाँ पर ए नॉट अपॉन ए जो है यहाँ पे आप इनिशियल कंसेंट्रेशन पुट करोगे, नीचे आप फाइनल कंसेंट्रेशन पुट करोगे। जब आप पुट करोगे यहाँ पर आपके पास कुछ लॉग का वैल्यू बन जाएगा, लॉग का वैल्यूज आपको उन्होंने दे रखा है, आपके पास आंसर जो है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन and why is actinoid contraction greater from element to element than lengthenoid contraction, ठीक है। पहले तो पूछ रहे हैं lengthenoid contraction क्या होता है। देखो वही क्वेश्चंस जो आपको हर बार मतलब बोर्ड के अंदर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, क्लास में बहुत बार ये चीजें डिस्कस करी गई हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो lengthenoid contraction तो आपका आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब lengthenoid contraction क्या होता है, क्या होता है lengthenoid contraction? जब भी आपके lengthenoids जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर के मतलब लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक एक ही दम से जो है वो साइज के अंदर डिक्रीज शो करते हैं, मतलब एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक इमीडिएट डिक्रीज आ जाता है साइज में, है ना, बहुत बड़े से बहुत एकदम से छोटा साइज चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एकदम से, मतलब लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा साइज डिक्रीज आता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा साइज डिक्रीज, तो इसको आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि लेंथेनॉइड वाले ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं ना, डी ब्लॉक में से उठाते हैं हम और फिर एफ ब्लॉक में लगाते हैं इनको नीचे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है ये आपकी 4F सीरीज हो जाती है और एक्टेनॉइड वाली जो सीरीज है वो 5F सीरीज हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है 4F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा क्यों होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जो 5F सीरीज है ना आपकी, इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 4F सीरीज से भी क्या है, कम है, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट इसका 5F का 4F से भी ज्यादा कम है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक्टेनॉइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चॉइस में ही है, ये भी डीएफ ब्लॉक का है, ये भी डीएफ ब्लॉक का है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं मतलब डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है। तो बहुत बार हमने ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करा है कि आपके जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग किसी के अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ही उसको एटमाइज करने में मतलब उसके एटम्स को अलग अलग करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके जो है इनके पास काफी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनकी मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है और उनको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाई एटमाइजेशन एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ आप ये रीजन लिख सकते थे। नेक्स्ट आ गया विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैव लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो 3D सीरीज पहले तो आपकी कौन सी है, 3D सीरीज कौन सी होती है, स्कैंडियम वाली, ये वाली सीरीज आपकी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपकी 3D सीरीज है। बोल रहे इन सभी एलिमेंट्स में से सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी है। अब देखो आपको खुद ही पता होगा, जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे एंड में, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट वाले में क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4D1 4s2 3D1 सॉरी एंड 4s2, ठीक है। आगे जाओगे 3D2 3D3 ऐसे होता जाएगा आपका। बट जब आप एंड तक आओगे ना, जिंक तक आओगे, तो क्या होगा, सारे ऑर्बिटल्स आपके फुली फिल हो जाएंगे, मतलब एंड की कॉन्फ़िगरेशन जिंक की आ जाएगी 3D10 4s2, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी फुली फिल्ड है, ये भी फुली फिल्ड है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ही नहीं बची, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ही नहीं है, तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत ही कमजोर हो जाएगी, और मेटालिक बॉन्डिंग अगर वीक हो जाएगी तो फिर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, उसमें कम लगेगी, ठीक है। तो जिंक वुड बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी हमने ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस किया है ना क्लास में कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनको हम रिगार्ड ही नहीं करते हैं। क्यों रिगार्ड नहीं करते हैं, बिकॉज फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं इनके, तो ये मतलब वैसी प्रॉपर्टीज ये शो ही नहीं करते जैसी बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a 4% solution of urea molar mass 60 is isotonic with 5.2% solution of an unknown organic substance. Calculate the molecular mass of the unknown organic substance. बोल रहे कि आपके पास एक सोल्यूशन है यूरिया का जिसका मोलर मास 60 ग्राम है और 4% है वो, ठीक है।
बोल रहे वो किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपको पता होंगे, जब भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं तो एक का जो पाई 1 होता है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दूसरे के वैल्यूज के इक्वल होती है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में फॉर्मूला क्या लगता है आपका C1RT, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है, और यहाँ पर C2RT ले ले। टेम्परेचर सेम आ रहा, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कंसंट्रेशन में जब आप क्या करोगे, यहाँ पर उनका परसेंटेज जो है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड करोगे फर्स्ट में, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने के लिए 1000/100 से कर लेना, बाकी वो 1000/100 इधर भी करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा 5.2 आएगा, नीचे आपको मोलर मास जो है वो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन डी जो है ये भी काफी इजी सेक्शन था, ज्यादा हार्ड पेपर हम कह सकते हैं कि नहीं है, है ना। वैसे तो पेपर इजी है, एक आधा क्वेश्चन होगा कोई जो ट्विस्ट करा हुआ है, थोड़ा सा आपको लगा मॉडरेट, और वो होना भी चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 17 to 27। अगर किसी का टेम्परेचर इतने से इतना कर दो तो उसका जो रिएक्शन रेट है ना वो अपने आप को क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना बोल रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पर ये बहुत बार क्लास में बताया गया कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, log K2/K1, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, K2/K1 में, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो आप एक्टिवेशन एनर्जी वाला ही यूज करोगे, है ना। मतलब EA वाला ही आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, नीचे आप गैस कांस्टेंट लगाओगे, और यहाँ पर जो log है वो ऊपर क्या आएगा T2 - T1, और नीचे आएगा T1 × T2, ठीक है। अब देखो K2/K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि वो बोल रहे ट्रिपल हो जाएगा ना, रेट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो मतलब K2/K1 की वैल्यू तो आप यहाँ पे 3 गुना ले सकते हो ना, 3/1 कर सकते हो, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको क्या बोल रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी तो निकालनी है आपने, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज। आर की वैल्यू उसने आपको दी है कि आप ना ये वैल्यू यूज करो। अच्छा, उसने आपको पूरी वैल्यू दे दी है कि 2.303 आर को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू यूज करो, मतलब आप इस सारे को जो है वो खत्म करके 19.15 यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे हम क्लास में भी यूज करते हैं ना ये वैल्यू, डायरेक्टली सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट में वो आपको बोल रहे हैं लॉग ये T1 T2 वगैरह जो दे रखा है, तो यहाँ आपको पता है टेम्परेचर 1 जो है वो आपका 17 डिग्री है, टेम्परेचर 2 27 है, बट ऑलवेज रिमेंबर टेम्परेचर्स को हमने क्या करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है राइट आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो जिनको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना आता अभी भी वो देख लो, 17 को आपने 273 में प्लस कर देना, केल्विन कन्वर्जन हो जाएगा, सेम आपने 27 से करना है। तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर आपने इधर पुट कर देना और आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 23 क्वेश्चन जो है आपका, बहुत बार ये भी क्लास में बताया, मतलब कुछ कुछ तो होते हैं ना क्वेश्चन जो कि आने ही आने होते हैं, है ना। जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी का पता ही था कि 3 नंबर में क्वेश्चन ये आ ही सकता है। सेम विद द नॉनेस्ट इक्वेशन वगैरह वाले क्वेश्चन, नॉनेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी मतलब चांसेस होते हैं कि 3 से 5 नंबर में नॉनेस्ट इक्वेशन भी आएगी, ठीक है। तो ये आ गया नॉनेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। अब बोल रहा है आपको इसकी ईएमएफ निकाल दो, जिंक का और इसका आपको E0 का वैल्यू दे रखा है, log 10 का वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप कैसे निकालते हो, देखो जो हम लोग ऐसे याद करते थे ना LOAN से, लोन से, कि जो लेफ्ट हाफ होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है और यहाँ पे एनोड की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो मतलब कि ये हाफ आपका एनोड का है और ये हाफ कैथोड का है। फर्स्ट वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है, सेकंड वाले में क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब आप E0 सेल, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ईएमएफ निकालनी है ना, तो पहले तो आपको E0 सेल निकालना पड़ेगा। E0 सेल क्या होता है आपका, जो भी E0 है आपका कैथोड का माइनस आपका E0 एनोड का, है ना। मतलब जो कैथोड की वैल्यू दे रखी है, जो एनोड की वैल्यू दे रखी है, आपने उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। कैथोड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, हाँ ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं। जब आप ये दोनों, अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जैसे वो आने ही आने होते हैं आपके सेट्स के अंदर, ठीक है। जैसे राइमर टाइमर हो गया, कैनिसेरो रिएक्शन हो गया, है ना। +1 वालों के लिए तो कोल्बिस रिएक्शन, यहाँ पे भी कोल्बिस जो है वो आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस वाले नॉनेस्ट इक्वेशन जो है ये आनी आनी होती है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, डीएफ ब्लॉक के रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, तो कई तो ऐसे क्वेश्चन थे जो क्लास में हमने प्रॉपर सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस किए और सेम क्वेश्चन ही जो है वो पेपर में आ गए, ठीक है। तो मतलब कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो, तो वो हमेशा प्रीवियस पैटर्न को चेक करके किया करो, ठीक है, कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो सही अप्रोच से भी कर रहे हो या गलत अप्रोच से कर रहे हो, तो वो चीज आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए अब नेक्स्ट था हमारा 23rd क्वेश्चन ना। 23rd क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, नॉन एस इक्वेशन का क्वेश्चन था, वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ क्या निकालोगे, सबसे पहले तो आप ई नॉट सेल निकालोगे, ठीक है। ई नॉट सेल निकालने के बाद आप ई सेल वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे कि ई सेल जो होता है वो ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे यहाँ से, ठीक है, कैथोड माइनस से नोट करने के बाद आप वैल्यू निकाल लोगे। फिर नॉन एस इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दोगे कि ई सेल जो है वो ई नॉट सेल के इक्वल होता है, और ई नॉट सेल से आपने माइनस कर देना होता है 591। ये पूरा सॉल्व करके हम यही वैल्यू डालते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन के होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे चेंज हुए। तो यहाँ पे देखो इधर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहा है, वहां पे भी 2, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। यूजुअली ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पे 3 से चेंज हो रहा है, यहाँ 2 से, तो हमें उसको सेम करना पड़ता है ना। हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, फिर डालते हैं। तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से चेंज हो रहे हैं, तो n 2 आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप लॉग लगा दोगे, ठीक है। लॉग की वैल्यू आप कैसे लगाओगे, ऊपर क्या लिखोगे, जिंक लिखोगे या टिन लिखोगे, तो ऊपर आप बेसिकली क्या लिखोगे, जिंक को लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनकी कंसेंट्रेशन जो है वो पुट कर दीजिए। कंसेंट्रेशन आपको यहाँ दे रखी है दोनों की, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट एट 283 केल्विन is 100 mmHg. Calculate the vapor pressure of a dilute solution containing 1 mole of a strong electrolyte AB in 50 moles of the solvent. मतलब हमने इस सॉल्वेंट के 50 मोल्स के अंदर क्या करे, किसी AB इलेक्ट्रोलाइट को जो है AB इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसका 1 मोल जो है इसमें डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। जब हमने इसका 1 मोल इसमें डिसॉल्व किया, तो आप ये बताओ कि जो वेपर प्रेशर में चेंज आया होगा वो कितना आया होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ होगा, जबकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ से इजी, यहाँ पे आप वेंट हॉफ फैक्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है ना। एसोसिएशन वाले डिसोसिएशन वाले आने ही होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। तो आई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकल जाएगी, आपकी 2 आ जाएगी वैल्यू, है ना, वो तो डायरेक्टली आ जाएगी ना। ए बी है तो ए बी यहाँ से आप तोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस, तो फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है। ए प्लस बी माइनस 2 मोल से तो आपके डायरेक्ट, क्योंकि उससे बोला है ना आपने क्या मान के चलना है, कंप्लीट डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन हुई है, तो सीधा 2 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आई और आप नंबर ऑफ मोल्स, चाहे फ्रैक्शन वाला वो लगा दो, मोल फ्रैक्शन वाला, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वेपर प्रेशर में चेंज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस के अंदर आपने इनका जो भी स्ट्रक्चरल चेंज है वो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ बी आर भी है, और बी आर में आपको मतलब ये देखे बी आर में केसीएन ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि बी आर नेगेटिव है, जब ये टूटेगा ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन के चांसेस दिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका साइनाइड। फिर क्या होगा, जब आप इस कंपाउंड को बना के पार्शियल हाइड्रोलाइज करोगे, तो पार्शियल हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बनता है, आपको याद होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे साइनाइड की तो अमाइड बनेगा, ठीक है, नॉट अमाइन, इट विल बी अमाइड, अमाइड बनेगा। और फिर अमाइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमिनेशन करोगे तो फिर आपका अमाइन बनेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले साइनाइड बनाना है, फिर अमाइड बनाना है, फिर अमाइन बनाना है, ठीक है। अब अमाइड क्या होता है, अमाइड और अमाइन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 लगता है तो अमाइड बनता है, और सिंपल NH2 लगता है जब कार्बोनिल ग्रुप नहीं लगता तो अमाइन बनता है, ठीक है। ये फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में बोल रहा है आयरन HCl डालो और फिर सोडियम नाइट्राइड जो है वो डाल दो, HCl डाल दो, ये सब कर दो। अब देखो आपको नाइट्रोबेंजीन दे दिया, आपको पता होगा जब आपने नाइट्रोबेंजीन को आयरन और HCl की प्रेजेंस में आपने इसको ट्रीट करना है तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या बनेगा, अमाइन बनेगा, है ना, अमाइन बनेगा। और फिर ये तो आपको साफ दिख रहा है ना डायसोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ से पहले आपने अमाइन बनाना है, मतलब एनालिन बना दोगे आप, NH2 डाल करके यहाँ पे एनालिन बना दो A में, उसके बाद डायसोनियम सॉल्ट बनेगा तो N2Cl नेगेटिव, है ना, डायसोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और उसके बाद बोल रहे हैं कि डायसोनियम सॉल्ट को आपने इथेनॉल से ट्रीट कर दिया। जब डायसोनियम सॉल्ट को इथेनॉल से ट्रीट करते हो तो क्या बनता है, बहुत ही आसान है ये तो, बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग बनेगा, नाइट्रोजन गैस आपकी ऐसे रिलीज हो जाएगी, HCl वगैरह ऐसे बाय प्रोडक्ट्स में रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया रिएक्शंस वाला क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी, ये ज्यादा हार्ड नहीं था, कन्वर्जन है बट वो आपको दे रखी है सारी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आपको राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग।
इन सारी जो तीनों रिएक्शन है, ये मतलब नेम रिएक्शन का तो क्वेश्चन आता ही आता है ना। नेम रिएक्शन तो छोड़ना, अगर किसी ने नेम रिएक्शन छोड़ दी तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है, वो तो आना ही आना है, 5-6 नंबर का नेम रिएक्शन इसमें आता ही आता है, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट बोल रहा है आपको कि आप वुल्फ किशनर रिडक्शन जो है वो कर दीजिए। अब आपको पता है कि वुल्फ किशनर रिडक्शन जो है ये आप एल्डिहाइड में भी कर सकते हो, कीटोन में भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी ग्रुप नहीं लिखा है, आप यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन भी लिख सकते हो या दोनों RR ग्रुप भी लगा सकते हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट इसका किससे करना होता है, वुल्फ किशनर के अंदर आपने हाइड्रोजाइन यूज करना होता है, ठीक है। अब जब आपने हाइड्रोजन यूज कर दिया, बहुत सिंपल है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट आपका जो है वो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये जो पीछे बचा आपका, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा वुल्फ किशनर रिएक्शन। नेक्स्ट आ गया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में आप सोडा लाइम मेथड भी चाहे यूज कर सकते हो, तो कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ, बहुत आसान है ये तो। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, मतलब क्या है डीकार्बोक्सिलेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और वो बनाना, एल्केन बनाना, है ना। तो यहाँ से मैंने CO2 रिलीज कर दिया, एल्केन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने जनरल लिखी है, आप इसको चेंज कर सकते हो, सोडा लाइम मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज द कैनिजेरो। अब कैनिजेरो जो है, कैनिजेरो रिएक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। अब कैनिजेरो में क्या होता है, आप कोई भी जैसे एल्डिहाइड ले लो, जैसे आपके पास बेंजल एल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल एल्डिहाइड आपने ले लिया। अब बेंजल एल्डिहाइड को आप क्या करते हो, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर मैं इसको एसिडिक मीडियम दे दूं, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है। मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर ये ग्रुप भी लग सकता है आपका, इस तरह से आप लगा दोगे, इस तरह से, ठीक है, प्लस आपका एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो भी लग सकता है। तो आप यहाँ तक चाहे रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट लिख दो, बात खत्म। नेक्स्ट आ गया आपका, फिर से देखो कन्वर्जन है, बट कन्वर्जन बहुत आसान थी इस बार आपकी, ठीक है। यूजुअली कन्वर्जन जो है वो इतनी आसान आती नहीं है, मतलब आप ये वाली तो कह सकते हो थोड़ी सी मॉडरेट है, बट ये पिक्रिक एसिड वाली, ये वाली और ये वाली तो 100 बार क्लासेस में करी है हमने, है ना। अब देखो ये भी हमने करी है क्लासेस में, ये वाली, बट होता है ना कई बार बच्चे इतना बड़ा नाम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं, जैसे ये है आसान है। अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपको कि फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो आधे बच्चे ना क्लासेस में कई बार ये गलती करते हैं, फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन रिएक्टेंट में लेना है और उससे हमने क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है, फिनोल से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना, उल्टा मत कर देना, किसी ने उल्टा किया होगा तो वो गलत है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अपने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना है, तो आसान है क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना। पहले तो आप ले लो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से आपने कहाँ पे जाना है, OH में जाना है, तो आपको पता है आप यहाँ पे सोडियम एसिड वो बना सकते हो, सोडियम फिनोक्साइड का आयन बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे इसको ट्रीट कर दो, यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड का आयन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो चाहे आप सीधा HCl डाल दो, HCl डालने के बाद NaCl रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपकी खत्म होगी, हाई टेम्परेचर वगैरह आपने कंडीशंस मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, ये तो क्या है आपका डायरेक्ट, देखो अभी तीन नेम रिएक्शन आपने ऊपर करी थी, एक नेम रिएक्शन आपको यहाँ पे डाल दी उसने ऐसे कन्वर्जन की फॉर्म में। ये कौन सी रिएक्शन है, वेरी फेमस राइमर टाइमर, है ना। तो आप राइमर टाइमर यहाँ पे करके आते तो कंप्लीट हो जानी थी आपकी। नेक्स्ट आ गया आपका 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन फ्रॉम एनिसोल। एनिसोल से हमने क्या बनाना है, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ये भी आसान है, पहले तो एनिसोल बना रही है हमने, ठीक है। अब जब भी अपने एनिसोल से मिथॉक्सी एसिटोफिनोन में जाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डालना क्या है, वही डालना क्या होता है आपने यहाँ पर आपका इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉल क्लोराइड डालोगे तो तभी तो ये COCH3 जो है वो जाके जुड़ेगा इसके साथ, फिर ही तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी। अब यहाँ पे आपने COCl जोड़ा ना इसके साथ, एल्यूमिनियम Cl3 ले लो आप यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये मैकेनिज्म इजीली कर सकती है आपकी। और यहाँ पे आपने सेम मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना हमने, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने COCH3 जो है वो लगा देना है, ये बन गया आपका। नेक्स्ट आ गया आपका बाकी बाय प्रोडक्ट जो भी आपका बनेगा यहाँ पे वो आपने लिख देना, जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। वैसे ये होती है बाय प्रोडक्ट क्या, आपने 2-मिथॉक्सी बनाना था ना, तो आपके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनने हैं ना, एक तो ये बनना है CH3 बनना है, एक ये पैरा पोजीशन पे लगेगा आपका, ठीक है। तो पैरा वाला चाहिए नहीं हमें, ऑर्थो वाला चाहिए, तो आप ये वाला मेजर मान सकते हो। नेक्स्ट आ गया पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, 100 बार कर ली हम लोगों ने रिएक्शन,
कि पिक्रिक एसिड फिनोल से कैसे बनाना है। तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी ना, आपने क्या करना है, फिनोल लेना है, फिनोल को नाइट्रेशन कर देनी है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा, है ना। फिनोल को अगर हम नाइट्रेशन करें, बाकी आपने कंडीशन यहाँ पे ले लेनी है, तो आपका यहाँ पर 3 बार जो है वो NO2 ग्रुप आपने जोड़ देना है, ठीक है, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका 27 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया बेटा 28, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ये तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये तो हो ही सकते हैं, आप कुछ ना कुछ तो इनमें लिख के ही आते हो, है ना। चलिए देखिए बोल रहे क्लोरीन जो है आपका वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, तो ये यूजुअली क्या करते हैं, ये मेटा पोजीशन पे मेटा रिएक्शन करते हैं, है ना, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बट यहाँ बोल रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है जब वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना आपकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर, वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो जाती है, तो फिर ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर ही होती है, ठीक है। तो ये रीजन आप दे सकते थे। नेक्स्ट के बोल रहे हैं रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, कि एक बार आपने बना दिया रिटेंशन, रेसमिक मिक्सचर में यही होता है ना, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है, एक आपका बनता है इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और जब 2 प्रोडक्ट बनते हैं इनको आप बोल देते हो ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर है। अब देखो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जहां से आपका कोई एक स्पीशीज निकला उसी साइड से दूसरी स्पीशीज ने अटैक किया, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया, ठीक है। और जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है आपका, इन्वर्जन क्या होता है कि अगर एक साइड से निकला ना स्पीशीज, जैसे आपका ये है, मान लो यहाँ से स्पीशीज आपकी गई, टेट्राहेड्रल में ले लेते हैं, ठीक है, मान लो स्पीशीज यहाँ से गई तो अटैक उसने बैक साइड से करना है, रियर साइड से करना है, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा आपका कंपाउंड, ठीक है, तो ये इन्वर्जन बनेगा। अब बोल रहे हैं कि ये रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों मिक्सचर जो है ना, ये जो रिटेंशन होता है और जो इन्वर्जन होते हैं, ये एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों, जितना ये इस तरफ से होता है उतना ये इतने एंगल पे होता है, इन्वर्जन उतना ही उसके उल्टे एंगल पे होता है, तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो दूसरे की एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर देती है, दैट इज व्हाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर इजीली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड। बोल रहे हैं अलाइल क्लोराइड जो होते हैं ना, उनको हम ज्यादा इजीली हाइड्रोलाइज कर पाते हैं, वेयर एज जो आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड है उसको नहीं कर पाते। तो प्रोपाइल आपको पता है सिंपल होगा ऐसे, और एलाइल वाला आपको पता है कैसे होगा, ऐसे होगा। एलाइल होता है ना जिसके साथ क्लोरीन लगा उसके साथ वाले के पास डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका, रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करता है, कंजुगेशन शो कर रहा है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, तो ये ज्यादा जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, उसमें कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आई थिंक केस स्टडी, सी सेक्शन, हाँ सी सेक्शन कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट है केस स्टडी, तो केस स्टडी आप एक बार खुद से इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। मैं रीड आउट अभी नहीं कर रही हूँ इसको, बट हम क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली क्योंकि रीजन तो वही होंगे ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, ठीक है। बोल रहे हैं कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि हम जिंक को, कैडमियम को, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड अपने जो दोनों ऑर्बिटल्स है वो फुली फिल्ड होते हैं, है ना। आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी एफ ब्लॉक की क्या होती है, एक n-1 डी का सेट होता है, एक ns का सेट होता है, दोनों सेट फुली फिल्ड होते हैं जिंक के पास। मतलब जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखो दे भी रखी है आपको, 3d10 4s2 होती है। और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d10 4s1, ठीक है। तो कॉपर के लास्ट में एक ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है बट जिंक के पास नहीं है, तो इसीलिए हम कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते हैं बट जिंक को हम नहीं मानते। अब कॉपर का ना एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है कि इसकी, ये देखो यहाँ पे दी है ना आपको ई नॉट्स की वैल्यू, तो वो बोलता है कि इसकी रिडक्शन वैल्यू जो है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबकी नेगेटिव है। मतलब सब जो है वो नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे हैं बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। शायद ये किसी सेट में क्वेश्चन भी था, ये बहुत बार क्लास में डिस्कस किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, बेसिकली जो ई नॉट की वैल्यू होती है ना, ये बेटा 3 रीजंस के कारण आती है ना। एक तो आपके आ गई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी जो है वो यूज हो रही है, सब्लिमेशन एंथैल्पी है ना वो कितनी यूज हो रही है, और थर्ड वाली होती है आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, 3 चीजों की वैल्यू से, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसमें भी हीट ऐड होती है, सब्लिमेशन एंथैल्पी में भी हीट ऐड होती है, बट हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है ये रिलीज हो रही होती है, ठीक है।
तो कॉपर में क्या होता है कि दोनों की वैल्यूज इतनी ज्यादा होती है, पॉजिटिव वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो अगर आप देखो, अगर आपके पास ऐसा है 2+2+ है और -1 है, तो क्या होगा आंसर? तो आपका पॉजिटिव नहीं आएगा ना। तो मतलब कॉपर के पास हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने के कारण उसकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव चली जाती है, और आयनाइजेशन वैल्यू ज्यादा होने के कारण अल्टीमेटली उसकी आयनाइजेशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरी क्यों करती है? बहुत बार किया गया ये क्वेश्चन क्लास के अंदर, है ना। क्यों करती है वेरी इनकी? क्योंकि इनके पास ना दो सेट्स होते हैं, एक तो n-1 d सेट होता है, एक ns सेट होता है। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज करने के लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये इस वाले में से भी अपने 2 या 1 जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकते हैं, और इस वाले के इलेक्ट्रॉन भी अनपेड वाले जो है वो लूज कर सकते हैं। तो इनके पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की एक वेरिएबिलिटी बन जाती है ना। तो आपको ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मैंगनीज 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कौन दिखाता है, तो वो मैंगनीज दिखाता है। और पूरे डी ब्लॉक की बात करें तो उसमें +8 की मैक्सिमम स्टेट जो है वो ऑस्मियम दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ई नॉट वैल्यूज शोज इररेगुलर ट्रेंड फ्रॉम वेनेडियम टू जिंक। जो ई नॉट वैल्यू है ना, ये आपका इररेगुलर सा ट्रेंड वेनेडियम से लेकर के जिंक तक, ये ऐसा इररेगुलर सा ट्रेंड जो है वो क्यों दिखाती है? तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कि क्यों इररेगुलर होता है ना, जैसे देखो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा मतलब इंक्रीज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? मैंने अभी 3 रीजन दिया आपको। एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसके लिए, एक होती है सब्लिमेशन एंथैल्पी, और तीसरी होती है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब तीनों की वैल्यूज जिस अकॉर्डिंग वेरी करती है उसी अकॉर्डिंग इनकी ई नॉट वैल्यूज जो है वो वेरी करती है। ठीक है, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया, हाउ इज द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास में देखो एनसीईआरटी ना आप अच्छे से पढ़ लो। एनसीईआरटी जो है वो आपका बोर्ड्स भी निकाल देगा, वो आपको कंपटीशन भी अच्छे से कर देगा। बट ये है कि आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड आपको उसकी चीज का समझ होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ना एनसीईआरटी में एक बहुत सिंपल सी लाइन दी हुई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यूनिटी से इंक्रीज करती है, वेयर एज द अदर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट डू सो। तो मतलब कि जब यहाँ पर वहीं से क्वेश्चन आ गया, देखो वो बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनकी कैसे वेरी करती है और बाकियों की कैसे करती है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो स्टेट है वो +1 से वेरी करती है, वेयर एज बाकियों की जो है वो +2 से वेरी करती है। मतलब अगर किसी की +2 होगी फिर वो डायरेक्टली +4 दिखाएगा, बट ट्रांजिशन में अगर किसी की +2 है फिर वो +3 दिखाएगा, फिर +4 ऐसे। ठीक है, तो यूनिटी से वेरी करती है, ये चीज आप यहाँ पे लिखना था आपने। नेक्स्ट आ गया, ये इसका चॉइस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहे हैं कि ऑफ द D4 स्पीशीज क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग व्हाइल मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। ये क्लास में बहुत बार डिस्कस किया गया है कि ये रिड्यूसिंग क्यों होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों होता है, जबकि दोनों के पास लास्ट में D4 स्पीशीज है, D4 बनता है, तो है ना। तो देखो रिड्यूस करने का मतलब क्या है, रिड्यूस करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना। रिड्यूसिंग वही होता है ना जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, अब देखो जब भी क्रोमियम जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन, जब कोई इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस मतलब कि वो किसी को रिड्यूस कर देगा या किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि क्रोमियम जो है ना वो D4 के अंदर इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि ये D3 कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, जो कि हमारे T2G का कॉम्प्लेक्स होता है। T2G का कॉम्प्लेक्स जो है ये इस स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये चाहता है कि ये स्टेबलाइज हो जाए, इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। वाइल जो आपका ये है ना 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग इसीलिए होता है क्योंकि ये D4 से D5 में जाना चाहता है, और D5 आपको पता है क्या होती है, हाफ फिल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्टीमेटली दोनों अपना अपना सोच रहे हैं, वो चाहता है मैं नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में जाके स्टेबल हो जाऊं, वो चाहता है कि मैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लेके स्टेबल हो जाऊं। इसीलिए एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, एक रिड्यूसिंग नेचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन पोटेशियम परमैंगनेट की है जो हमने इसमें करी थी ना, पोटेशियम परमैंगनेट की इक्वेशन है, बोल रहे हैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दो। तो ये सिंपल है आपकी ना, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आयोडीन है वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, और जो मैंगनीज है वो यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंगनीज यहाँ पे देखो ये +7 की स्टेट में है ना, तो मैंगनीज यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, आपका +4 की स्टेट में चला जाएगा, और IU3 नेगेटिव यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन, बाकी आप बैलेंस कर लेना, 2 है वहां पे भी 2 कर लेना, चेंज कर लेना इसको। चलिए ये केस स्टडी खत्म हुई, केस स्टडी तो बहुत ईजी थी, है ना।
नेक्स्ट केस स्टडी बायोमोलिक्यूल की बताया भी गया था क्लास में, बायोमोलिक्यूल की केस स्टडी आने के मतलब 99% चांसेस है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको बायोमोलिक्यूल की केस स्टडी में। पहला जो क्वेश्चन है वो तो बोल रहे हैं केस स्टडी आपने रीड करनी है, खुद से रीड करने के बाद ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं इसलिए सीधे कर रही हूँ टाइम ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए देखिए व्हाट इज द रिड्यूसिंग शुगर्स, ये बहुत बार ये क्वेश्चन हम क्लास में बताया भी था कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं जो आपके टॉलरेंस को और फेलिंग्स टेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। टॉलरेंस फेलिंग टेस्ट को परफॉर्म कर दिया, रिड्यूस कर दिया तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, और अगर इसको परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है। और इसके लिए आप एक और भी लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर वो भी होते हैं जो अपना रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, वो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नेक्स्ट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पहला टॉपिक आता है और पहले उसमें हम क्लासिफिकेशन ही करते हैं कि मोनोसेक्राइड कौन सा है, डाइसेक्राइड कौन सा है, ठीक है। तो ये तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि मोनोसेक्राइड जो है फ्रक्टोज, ये वाला आपका मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, जिनको आप हाइड्रोलाइज करो तो उससे ज्यादा मोल्स में ना टूटे, उसका सिंगल ही वो होना चाहिए, है ना। और ये वाला डाइसेक्राइड क्या होता है कि आप इसको हाइड्रोलाइज करो तो एटलीस्ट ये 2 मोनोसेक्राइड्स देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डाइसेक्राइड्स हैं और गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज आपका मोनोसेक्राइड है। आपको पता भी होगा काफी सारे जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना वो मोनोसेक्राइड्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेम द पॉलीसेक्राइड व्हिच इज नोन एज द एनिमल स्टार्च, वेरी फेमस क्वेश्चन। और ये तो वैसे भी बायोलॉजी में हमने 7th 8th क्लास में ना 100 बार पढ़ा होता है कि प्लांट जो है वो अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है और एनिमल अपना फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो एनिमल स्टार्च। क्योंकि प्लांट स्टार्च में कर रहे हैं तो इसको हम एनिमल स्टार्च बोल देते हैं। आगे यही पूछ रहा है वो कि क्यों एनिमल स्टार्च कहते हैं, तो वो आप यही रीजन दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका चॉइस में है नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज which is in cyclic form differ only in the configuration of OH group at C1। ये बहुत बार डिस्कस किया है हमने कि कार्बन 1 पोजीशन डिफरेंट हो अगर तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एनोमर्स। और 1 को छोड़ के कोई और पोजीशन डिफरेंट होती है ना, जैसे 4th पोजीशन कार्बन की डिफरेंट होती है तो ग्लूकोज गैलेक्टोज बन जाता है। तो अगर कोई और पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसको बोलते हैं एपीमर्स। तो यहाँ पे आना था एनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन presence of which functional group was detected when glucose reacted with bromine water test। ये टेस्ट में भी डाला था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन डाला था कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ अगर हम इसको ग्लूकोज को ट्रीट करें तो वो कौन से ग्रुप की प्रेजेंस दिखाता है, तो कौन से ग्रुप की प्रेजेंस दिखाता है, वो दिखाते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस, ठीक है। वो कैसे दिखाते हैं, देखो आपका जो ये होता है ना आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। और जब भी आप क्या करते हो ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हो ना तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये कहां से कहां जाते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड पे, है ना। तो ये ग्लूकोनिक एसिड ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि एल्डिहाइड से वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आगे इंपॉर्टेंट। चलिए ये हो गया आपके 4 सेक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका ई सेक्शन। ई सेक्शन देखो बेटा, ई सेक्शन आपका जो है ये 5-5 नंबर का होता है। 5-5 नंबर वैसे ही आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्वेश्चन इसके अंदर ना इजी थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। इजी क्वेश्चन आपके बिल्कुल, जैसे देखो फर्स्ट यहाँ पे तो हमें पहले ही वो था ना, मतलब पहले ही बहुत बार क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस वाले मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में से आपके 5 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेल कांस्टेंट वाला बताया था कि सेल कांस्टेंट से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे देखो यही क्वेश्चन सेल कांस्टेंट से आ गया है ना, तो सेल कांस्टेंट से मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमेशा पार्ट्स में बनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको द रेजिस्टेंस ऑफ this molar acetic acid solution is found to be 10 ohm। तो यहाँ पर आपको उसने R की वैल्यू दे दी कि R जो है वो इतने मोल है इतने मोलर सोल्यूशन के लिए, ठीक है। और अगर उसके सेल कांस्टेंट की वैल्यू मतलब L/A की वैल्यू दे दी कि इतनी वैल्यू है तो आप मोलर कंडक्टिविटी को एसिडिक एसिड सोल्यूशन की कैलकुलेट कर दो। अब यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन पहले तो आप कापा की वैल्यू निकालोगे क्योंकि आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1000 इंटू कापा अपॉन कंसेंट्रेशन, है ना, मोलैरिटी मतलब। अब कापा की वैल्यू निकालोगे पहले। कापा की वैल्यू जो है आपकी वो कैसे निकलती है, कापा की वैल्यू निकलती है 1/R इंटू L/A से, सेल कांस्टेंट से।
सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है, आर की वैल्यू दी है, यहाँ से कापा आ जाएगा, कापा को यहाँ पुट करो, मोलैरिटी दी है, तो आपके पास मोलर जो है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ गया स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत बार किया है क्लास के अंदर फैराडेज लॉ, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि फैराडेज लॉ जो होता है ना, इसको आप मतलब कितना चार्ज यूज होगा अगर मैं 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड को मैंगनीज में रिड्यूस कर दूं, है ना। तो यहाँ पहले देख लो, आप रिएक्शन बना लो। अगर आपने इसको Mn2+ में रिड्यूस करना है, पहले चेक कर लो कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा -2, ये आ गया -8 और -1, तो मतलब ये बन गया आपका +7, है ना। अब +7 से आपने 2 पे जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है आप क्या करते हो, 5 फैरेड चार्ज लगा ना, तो 5 फैरेड, फैरेड का वैल्यू कितना, फैरेड का वैल्यू 96500 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक में लिख देना, थोड़ा सुंदर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला ये नहीं, ये है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर उसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी जो है वो दे रखी है। ठीक है, बोल रहे कि जो कंडक्टिविटी है इसकी, देखो वो भी आपका 3rd चैप्टर में से था, ये भी 3rd चैप्टर में, चॉइस आपको सेम चैप्टर में ही दी रखी है उसने। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप क्या निकाल दो, मोलर कंडक्टिविटी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो निकाल दो अगर आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ये लगा सकते हो नॉट वाला और मोलर कंडक्टिविटी वाला, है ना। तो ये एक्सप्रेशन यूज करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपको दिया हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट आ गया राइट एनोड के थर्ड एंड ओवरऑल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। ये आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी है ना, तो चांसेस तो आपके होते हैं ना सेकेंडरी बैटरी में से एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, चाहे वो फ्यूल सेल से आते हैं चाहे किसी और से आते हैं। एनोड के थर्ड ओवरऑल रिएक्शन, एनोड की बनाओ कैथोड की, फिर उसको ओवरऑल कर देंगे। ये क्लास में डिस्कस कर रखा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, 5 ही करने हैं आपने इसमें से। अब देखो पहले आपको क्या बोल रहे हैं, हाउ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी को आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ जो है वो कैसे रिलेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है, अगर मैं इसको 4/9 कर दूं तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो है उसके जैसा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बनाने हैं तो ये तो आसान है, कैसे बना सकते हो, देखो पीछे ये एनाइनिक वाला है ना, तो इसको पहले मेटल का नाम नहीं लिखोगे आप, पहले क्या लिखोगे डाइक्लोराइड, फिर आप लिखोगे बिस लिखना ना इसके अंदर, क्योंकि ये जो EN है ये आपका बायोडेंटेट लिगेंड है, तो इसके अंदर खुद भी मतलब वो डाई यूज होने वाला है, तो इसको बिस लिखना है। ठीक है, डाइक्लोराइड ऑफ बिस, इथेन 1,2 डायमाइन, या फिर आप इथाइलिन डायमाइन लिख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा नाइट्रेटो, फिर आ जाएगा आपका प्लेटिनम, और फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक इसकी आ जाएगी 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया आपका which write the geometry and magnetic behavior of the complex of this one on the basis of VBT। तो ये तो सीधा ही है, वैसे आप VBT लगाओगे इसको, बट सीधा ही क्वेश्चन है ये तो, है ना। देखो 4 लिगेंड्स है, हमें पता है 4 लिगेंड्स होते हैं जब, तो क्या होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का क्या आएगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री आ गया आपका टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बाकी देखो आपके पास ये है क्या है, निकल है ना, तो निकल का नंबर होता है 28। 28 में आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d8 4s2 कोबाल्ट कार्बोनाइल है, सॉरी कार्बोनाइल दे रखा है। कार्बोनाइल इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL होता है, SFL में क्या होती है, पेयरिंग होती है, तो ये तो सारे पेयर हो जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास नहीं बचेगा, है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नेचर क्या आ जाएगा, नेचर विल बी डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। बाकी बना के दिखा देना जैसे हमने क्लास में करा था कि कैसे बना के दिखाना है। चलो नेक्स्ट आ गया विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर कौन सा जो है आइसोमेरिज्म दिखा, देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, तो ये आप क्लास में करें ना, एक इधर ले आओ एक इधर ले आओ, है ना, तो ये कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है आपका। नेक्स्ट आ गया आपका फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर D4 आयन इफ पेयरिंग एनर्जी, इफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इज लेसर देन द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बताओ स्पिन जो है वो हाई है या लो है। देखो अभी आपको क्या बोल रहे हैं, देखो CFT के क्वेश्चन क्या है तो आने के चांसेस सही थे, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वर्नर्स थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वर्नर तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधे नंबर का ही क्वेश्चन आता है।
तो क्रिस्टल फील्ड में बोल रहा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी से, तो जो D4 की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बताओ कैसी होगी, और जो होगा ना स्पिन आपका वो बताओ कि कैसा होगा। ठीक है, अब आपको पता है जब भी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो जो आपका लिगेंड होता है वो वीक फील्ड होता है ना। अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा हो ना पेयरिंग से, तो जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। मतलब वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये जाएगा तो वैसे ही एक तो T2G कॉम्प्लेक्स में, एक EG कॉम्प्लेक्स में, बट D4 है तो 3 डब्बों में जाएगा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो फिर एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले में जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि स्पिन बता दो। तो स्पिन में क्या होता है स्पिन आपको पता होगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होते हैं वो हमेशा लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो वीक फील्ड वाले होते हैं वो हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आना था आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली आ जानी थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, खत्म होने वाली है ये पेपर की डिस्कशन। तो ये सेट था हमारा 2 और 56/2/2 सेट, ये जो था हमारा ये था। ठीक है, इजी सेट था ये। नेक्स्ट बाकी भी सेट इजी है, कोई ज्यादा हार्ड जो है क्वेश्चन किसी में से आए नहीं है। नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ this one and this one which complex is heteroleptic and why। easiest क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक होमोलिप्टिक होता है, एक हेटेरोलिप्टिक होता है ना। तो अगर तो यहाँ पर सिर्फ वन काइंड ऑफ लिगेंड हो, एक ही तरह के लिगेंड दिख रहे हो ना आपको, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो कि ये आपका होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और आपको अगर मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड दिखे तो वो हेटेरोलिप्टिक। अब देखो यहाँ पर क्या है, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड, तो मतलब ये हेटेरोलिप्टिक है और ये आपका होमोलिप्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ इसके। आपने इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना देना है। तो ये कैसे, पहले तो आपको पता है इसका ज्योमेट्रिकल बनता है, एक सिस बनता है, एक ट्रांस बनता है। ठीक है, और सिस ट्रांस बनाने के बाद आपने क्या करना है, जिसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन पाएगा ना उसका आपने ऑप्टिकल बनाना है। ठीक है, उसकी आपने जो डायरेक्शन है वो चेंज करके, मतलब मिरर इमेज बना के जो है वो दिखा देनी है। तो पहले सिस ट्रांस बना लेना। सिस ट्रांस आपको पता होगा ऐसे बनाना है। ठीक है, सिस ट्रांस बना लेना, पहले सिस बनाना है। तो यहाँ पे इधर लगा दो एक इथेन डायमाइड, एक इधर लगा दो, सेम है ना 90 डिग्री के एंगल पे, और एक Cl इधर, एक Cl इधर, और एक ट्रांस बनाना है तो En इधर आ जाएगा, En इधर आ जाएगा, और एक Cl इधर, एक Cl इधर। अब क्या करना आपने, अब इसका वो बना देना मिरर इमेज। तो आपको पता है किसका बनेगा, इसका तो बनेगा नहीं, ऐसे करोगे सेम ही आएगा, तो इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आ गया आपका अकाउंट फॉर द रीजंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन्स। ये हमने ना करके भेजा, लास्ट दिन करवा के भेजा थी क्वेश्चन, है ना, कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से आसानी से क्यों हो जाती है, कीटोन की ऑक्सीडेशन से। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका ऐसा, ये तो ना जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ के गया ना उसको भी आता होगा। देखो कीटोन ऐसा होता है और एल्डिहाइड ऐसा होता है। एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन, इधर दोनों साइड पे आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप्स हैं। आर ग्रुप्स को हमने क्या करना है, आर ग्रुप्स को तोड़ना है यहाँ से और उनकी ऑक्सीडेशन करना है, या इसको हाइड्रोजन को तोड़ना है, ये मच इजियर होगा, है ना। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ब्रेक करके ऑक्सीडाइज इजीली हो सकता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन। वैसे भी आपको पता है जब तक हमारे पास फ्री हाइड्रोजन होता है हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट जब फ्री हाइड्रोजन नहीं बचा ना उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जाता है, ये आपने कंबशन में भी पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं ना उनके जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसका जो है वो रीजन एक्सप्लेन कर दो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आपके हाइड्रोजन वाले हैं ना, मतलब जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है ना, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, ये इजीली अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके निकाल लेते हैं, तो एसिडिक नेचर जो आपको दे देता है। एसिडिक मतलब क्या होता है, एसिडिक का मतलब यही होता है ना H+ को रिलीज कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया फिर से रिएक्शन के क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन जो है ना वो आपकी बहुत इजी है। ये देखो डायल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन है ना, ये करी थी आपकी, ये एसिटोफिनोन वाली रिएक्शन ये भी आपने करी थी क्लास के अंदर। तो सब कुछ ही आपने किया हुआ है, बस पेपर में ना टेंशन फ्री होकर पेपर देना होता है। चलो नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट। पहले तो एसिडोफिनोन को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ आपने क्या करना है, ट्रीट करना है। जब आप इसको साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा मिथाइल ग्रुप। अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या करता है आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो एक तो आपका यहाँ पे आ जाना था आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, मतलब कि आइडोफॉर्म बना देना था इसने एक तो, और जो सेकंड आपका बचना था ना उसने क्या बनाना था, COO और साथ में Na आ जाना था आपके पास, है ना।
ये आ जाना था आपका, बाकी आयोडोफॉर्म में निकल जाना था, ठीक है। 2 प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट आ गया आपका डाइल्काइल कैडमियम वाला, और उसने आपको एक बाय प्रोडक्ट पहले से दे दिया है कि बाय प्रोडक्ट ये बनेगा, आप बस मुझे ना कैडमियम का बोल रहा है वो करके दिखा दो, रिएक्शन करके दिखा दो। तो ये क्या बनेगा, ये तो आपका एसिडोक्विनोन बनेगा, है ना, क्योंकि ये देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये जो ये यहाँ पे जाके लग जाएगा आपका, तो मतलब ये ऐसे बनेगा एसिडोक्विनोन, ठीक है। अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि CdCl2 है और यहाँ पे आपके पास क्लोरीन एक ही है, तो इसको आपको 2 करना पड़ेगा, इसको भी 2 करना पड़ेगा, फिर ये बैलेंस होगा क्योंकि यहाँ मिथाइल भी 2 है ना, तो फिर आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया, गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। केमिकल टेस्ट देना आपने जिसमें आप क्या कर सकते हो, इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यहाँ पे तो बहुत सिंपल, आपको ना शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे ना मैंने, जो मेरे बच्चे थे उनको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे थे, उनके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा टेस्ट है वो कैसे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के अंदर था, शीट नोट्स के अंदर, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट टेस्ट है, सिंपल दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। आप जब इनको करोगे ना ट्रीट, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और यहाँ से गैस इवॉल्व नहीं होगी इथेनॉल वाले में से, ठीक है। तो इथेनॉल से गैस इवॉल्व नहीं होगी CO2, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है वो आपका एसिड है और वो वाला आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और वो एल्डिहाइड ग्रुप है। चलिए ये आ गया क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वाइंड अप करने वाले हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजोल्डिहाइड। अब ये तो आम बच्चे के लिए नहीं है, मतलब जिसने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी ना, तो उसको तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही बनाना नहीं आएगा, है ना, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रक्चर के लिए चाहिए थी। तो ये बन जाएगा आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, HCN की तरफ मतलब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये आपको पता है अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर कर दिया इसको, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। अब ये तो आपका वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है ना, कि आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया और अब बोल रहे कि आप बताओ आप इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, COOH की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ही आ गई आपकी एक तरह से, कन्वर्जन अभी हमने पहले भी की है 2, तो एक और कन्वर्जन। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको C ग्रुप लेके आना है, तो जब आप C ग्रुप इसमें लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दो इसको, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर दोगे तो आपके पास ये CO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपने CO ग्रुप जो है आप जब लेके आ गए इसको, तो बस फिर इसको हाइड्रोलाइज कर दो बाद में, हाँ CO लेके आए, अब इसको हाइड्रोलाइज कर दो H2, ठीक है। अब क्या होगा, OH नेगेटिव यहाँ से रिलीज, H यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ से ये ग्रुप ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, ये OH ग्रुप आ जाएगा और आपका ये अलग से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया, give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and ethanol। बेंजोल्डिहाइड और इथेनॉल में आप जो है वो कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, केमिकल टेस्ट बता दो, बहुत इजी है ये तो। आपने एक बेंजोल्डिहाइड बना लिया पहले और इथेनॉल ये, ठीक है। अब देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर तो मिथाइल ग्रुप आपका नहीं है, यहाँ H है ना, क्योंकि ये बेंजोल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा मिथाइल ग्रुप हमेशा किसकी प्रेजेंस शो करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट बनाओगे, आप बोलोगे यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे, तो यहाँ से आपकी जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर बता दो कि मेन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। अब देखो बेटा यहाँ पे ना ये दिया आपको, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब ये किसका भाई है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही भाई है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना अगर, तो ये यहाँ पे एस्टर ग्रुप है, ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ये दोनों को रिड्यूस कर देता, दोनों में से अल्कोहल बना देता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रिड्यूस तो करेगा बट ये सिर्फ आपके कीटोन ग्रुप को जो है ये OH में कन्वर्ट करेगा, मतलब कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, बट आपके एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सेट नंबर 2 के वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको बाकी पेपर डिस्कशन चाहिए, ठीक है,
बाकी पेपर के सिर्फ एमसीक्यू ही डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सेम सेम थे, है ना, कोई एक आधा क्वेश्चन ही होगा जो डिफरेंट होगा। वो चाहिए होगा तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर सकते हैं, ठीक है। कोई किसी तरह के डाउट है, कोई इश्यू है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।